नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। ओके, सो हम मैथ सीरीज में मैंने मैथ का जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं बोर्ड के लिए, उसमें मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल और ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टी सिमिलरिटी वगैरह मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है सर्कल। और इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, ठीक है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल होता क्या है। सर्कल है क्या, मतलब ये 2D फिगर है या 3D फिगर है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या होगा यदि मैं पूछूं ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन है, ये एक प्लेन में बनता है या एक स्पेस में बनता है। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा फिगर है, ये प्लेन फिगर है। क्या है ये? एक प्लेन फिगर है। अब प्लेन फिगर में कहने का मतलब ये है कि अब ये देखो प्लेन क्या होता है। जैसे ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है ये किस में है? प्लेन में है, ठीक है। तो इस प्लेन में आपको एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दिख रहा है, या ये इसको एक्स मान लो, ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हम स्पेस की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये एक और एक्सिस आएगा इसके परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। तो सर्कल जबकि आप देखेंगे सर्कल कैसे बनता है, सर्कल बनता है बिल्कुल प्लेन में ऐसे बनता है। तो इसे हम सर्कल मतलब ये एक 2D प्लेन है, ठीक है। तो अब चलिए हम इसके बाद कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ बच्चों को नहीं याद होगा, तो मैं उनको बेसिक पहले क्लियर करा दूंगा। उसके बाद फिर हम आएंगे अपने जो टॉपिक है हमारा टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो देखो सर्कल का यदि डेफिनेशन पूछा जाए आपको, तो सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? सर्कल का डेफिनेशन होगा कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, या आप बोलो कि लोकस ऑफ द पॉइंट। ज़्यादा ये बेटर होगा ये वर्ड बोलना कि लोकस ऑफ द पॉइंट। अब लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब होता है कि यदि मैं इस पे ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर, इस मार्कर को मैं यदि यहाँ पे रख कर इसको सेंटर मान के और मैं इसको यदि कांस्टेंट ऐसे रोटेट कराऊँ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में, तो ये जो टिप इसका है, ये जो टिप इधर की ओर मूवमेंट कर रहा है या इधर की ओर में मूवमेंट कर रहा है, तो ये सारे पॉइंट को जब आप मिलाते हो तो इसे बोलते हैं लोकस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लोकस। जैसे आप रूम का दरवाजा खोलते हो, तो रूम का जब दरवाजा हम ओपन करते हैं तो वो कैसे मूवमेंट करता है? ऐसे मूवमेंट आता है। तो जब गेट का उसका लोकेशन आप ड्रॉ करोगे कि कैसे ये मूवमेंट कर रहा है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे? लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट। तो इसी तरह से हम ये बोल सकते हैं द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑल पॉइंट इन अ प्लेन, ऑल पॉइंट इन अ प्लेन। ये जरूरी है, ऑल पॉइंट इन अ प्लेन बोलना अपन जरूरी है, क्योंकि यदि एक पॉइंट यदि इस प्लेन में है और एक पॉइंट आपने इधर ले लिया थर्ड प्लेन में, तो फिर आप सर्कल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल पॉइंट आर इन प्लेन एंड फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, ओके। मतलब जितने भी ये लोकस ऑफ द पॉइंट होंगे, ठीक है। जैसे मैं ये सेंटर हमने एक फिक्स पॉइंट लिया और यहाँ से एक कोई कांस्टेंट डिस्टेंस लिया, जैसे ये हमने मार्कर लिया और इसको ऐसे मूवमेंट कराना स्टार्ट किया, तो ये आपको जो लोकस ऑफ द पॉइंट मिलेगा, ये जो आपको लोकस ऑफ द पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये हमारा लोकस ऑफ द पॉइंट होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इससे सबका डिस्टेंस क्या होगा? हम सब जगह का इधर लो या इधर लो, इधर लो, इधर लो, और इसी का नाम क्या दिया जाता है? रेडियस। ये हमारा क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो अब हमने रेडियस देख लिया, और ये जो कलेक्शन ऑफ द पॉइंट बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सो सरकमफ्रेंस हमने देख लिया, रेडियस देख लिया। अब आते हैं हम अपना में जो हमारा सीकेंट जिसको बोलते हैं, सीकेंट क्या होता है? तो देखो सीकेंट और उसमें जो कॉर्ड है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है बच्चों कि जब आप एक सर्कल बनाते हो, तो सर्कल में हम क्या देखते हैं कि जब ये लाइन को हमने यहाँ की और कट कराया, ये हमने खींचा, तो ये हमारा क्या है? ये ए और बी जो हम नाम देते हैं, ये ए और बी क्या है हमारा? ए और बी हमारा हो जाएगा कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। ये हमें हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। और सर्कल को हिंदी में बोलते हैं क्या? वृत्त, ठीक है। सर्कल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त, और रेडियस को त्रिज्या, और सरकमफ्रेंस को परिधि, और सेंटर को केंद्र। तो ये जीवा होता है। अब जीवा और सीकेंट में क्या अंतर है? तो देखो जीवा जो होता है ना, जीवा इसके सिर्फ और सिर्फ जो होता है ना, ये दोनों जो सरकमफ्रेंस है, ये दोनों सरकमफ्रेंस को
की जो लेंथ होती है, मतलब मैं सरकमफ्रेंस पे कहीं भी दो पॉइंट लूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट लूँ, या ये पॉइंट और ये पॉइंट लूँ, तो यदि आप इसको मिलाते हो तो आपको एक क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। आपको ये क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा इस पॉइंट को। इसको मिलाते हैं तो भी आपको डिस्टेंस मिलेगा। मैं यदि इसको और इसको मिलाता हूँ तो भी मुझे एक डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो जब ये दो फिक्स पॉइंट को हम मिलाते हैं सरकमफ्रेंस पे, कोई दो फिक्स एक पॉइंट ले लो और उसको जो डिस्टेंस मिलाता है वो कहलाता है कोड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्ड। और जब हम बात करते हैं सीकेंट का बात करते हैं तो सीकेंट का क्या होता है, सीकेंट होता है एक लाइन, एक लाइन होता है। ठीक है, एक क्या होता है, लाइन। जैसे मैंने इसको ये लाइन खींच दिया, ये लाइन जब मैंने खींचा तो ये इस सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट कट कर रहा है 2 पॉइंट पे। इसको हमने नाम दिया ए और बी, ए और बी नाम दिया। तो ये हमारा है सीकेंट, जिसे हम बोलते हैं कटान। ठीक है, सीकेंट, SECANT, सीकेंट, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये सर्कल को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है 2 पॉइंट पे। ओके, तो आपको सीकेंट और कॉर्ड में पता चला। अब आते हैं टेंजेंशियल पॉइंट क्या होता है। तो टेंजेंशियल पॉइंट, जैसे आप टेंजेंट का मतलब क्या समझते हैं, टेंजेंट का मतलब ये जो सीकेंट हमने बनाया है, ये सीकेंट को जो हमने बनाया है, इसको आप समझो क्या है, ये सीकेंट को यदि आप, ये जो आपने सीकेंट लिया है ना, अब कुछ लोग क्या बोलेगा कि मैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि बताइए, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड को क्या ये कॉर्ड टेंजेंट हो सकता है क्या, कॉर्ड टेंजेंट कभी हो सकता है क्या, तो कॉर्ड कभी भी टेंजेंट नहीं होगा, कॉर्ड कभी भी टेंजेंट नहीं होगा। ये चीज बच्चों को ध्यान रखना है। सीकेंट और कॉर्ड में यही डिफरेंस था कि एक सीकेंट जो है, जो सीकेंट होता है वही टेंजेंट बनता है, वही क्या बनता है, टेंजेंट बनता है, समझे। लेकिन कॉर्ड जो होता है, कुछ लोग क्या समझते हैं कि कॉर्ड को यदि मैं इधर ऐसे नीचे की और इधर खिसकाते जाऊं तो ये लास्ट में ये बन जाएगा। ठीक है, अरे तो जब खिसकाओगे इसको, इस जो ए बी कॉर्ड है, इसको नीचे की ओर लाएंगे तो ये डिस्टेंस भी तो घटते जाएगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर फाइनली कॉर्ड यहाँ क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। कॉर्ड तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो कॉर्ड कभी भी टेंजेंट नहीं बनता है। टेंजेंट कौन होता है सर्कल में, सीकेंट। वो कंडीशन है, वो एक सीकेंट का जो टेंजेंट है, टेंजेंट जिसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा, ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी वालों के लिए स्पर्श रेखा। तो जो टेंजेंशियल लाइन होता है वो सीकेंट का ही एक क्या होता है, स्पेशल केस होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है इसको आप समझें। जैसे मैंने ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है, अब आप सीकेंट तो समझ चुके हैं कि सीकेंट क्या होता है। तो सीकेंट हमने ये ले लिया, चलिए सीकेंट हमने ये ले लिया, सीकेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मैं ये सीकेंट का पॉइंट लेता हूँ ए और बी, या ऐसे छोड़ो, मैं इसको मिड में बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में, और मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर दूंगा यहीं पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको आप बीच में बना लीजिए, बिल्कुल मिड में। ठीक है, बिल्कुल मिड में बना लीजिए। अब मिड में हमने बना लिया इसको। अब अभी हम सेंटर नहीं बता रहे हैं कि सेंटर कहाँ है, नहीं है, बस हमने इसको मिड में सीकेंट बना लिया, हमारा सीकेंट है। ये नाम हमने दे दिया इसको एक्स और वाई हमने इसका नाम दे दिया। अब ये 2 कटान बिंदु है, ये कट पॉइंट है ए और बी। ए और बी क्या है, ये कट पॉइंट है। अभी ए और बी कट पॉइंट को जब आप, मैं सीकेंट को ऐसे पकड़ूं, और या पकड़ूं क्या, मतलब ऐसे बोलो कि आप सीकेंट को पकड़ के मैंने ऐसे ऐसे डिफरेंट पोजीशन पे रखते गया, ऊपर भी डिफरेंट पोजीशन पे रखते गया। ठीक है, आप इस तरह से जैसे आप कोई सर्कल ले लिए, ठीक है, आप कोई वायर ले लेना, उसको ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हो। तो ये हमने एक वायर ले लिया और उस पर एक लाइन को रख दिया। ठीक है, और एक लाइन को डिफरेंट हमने उस पर लाइन रखते गए। जब आप डिफरेंट लाइन रखते जाओगे तो आप क्या देखोगे कि एक लाइन फिर आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट लाइन मिलेगा आपको, एक फिर लाइन मिलेगा, एक फिर लाइन मिलेगा, और एक फिर अगेन लाइन मिलेगा। इसी तरह से जब हम डाउनवर्ड में करेंगे तो यही सेम एक्टिविटी हम अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सेम एक्टिविटी आपको क्या दिख रहा है, ये सेम एक्टिविटी लगाएंगे। तो अब हम इसमें क्या समझेंगे, ठीक है, ये यहाँ समझने वाली जो बात है वो समझो कि जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं, इससे ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ए और बी जो ये पॉइंट है, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसकी डिक्रीमेंट होते जा रही है। क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट होते जा रहा है। मतलब कि ये कहने का मतलब मेरा यहाँ समझो कि ये तो सीकेंट था, एक्स वाई क्या है, सीकेंट है, लेकिन ए और बी क्या है, ए बी तो क्या है, ए बी तो कॉर्ड है। ए बी क्या है बच्चों, कॉर्ड है। अब ए बी कॉर्ड है तो इसका मतलब आपका कॉर्ड का लेंथ क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। कॉर्ड का लेंथ तो घटते जा रहा है ना, सीकेंट का लेंथ नहीं घट रहा है। सीकेंट देखो, सीकेंट तो अपने मर्जी पे है, सीकेंट हमने बराबर ही रखा है, सीकेंट जो है हमने बराबर ही रखा है, नीचे भी हमने सीकेंट को बराबर रखा है।
ओके, सीकेंट को देखो मैं बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को बेसिक पढ़ाना जरूरी होता है, उनको डिफरेंस नहीं पता होता है सीकेंट और कॉर्ड में क्या है, और वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं ढंग से क्लियर होगा तो मेरा मानना है कि क्वेश्चन करने में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और यही कारण है कि बच्चे फिर क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं मैथ से। आप एक एक चीज़ को यदि समझ कर पढ़ें तो मुझे लगता है कि फिर मैथ आपको ईजी लगने लगेगा, और जो ऐसा लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल मैथ को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि मैं जब आपको ये सेशन खत्म करूंगा तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगा कि इसका बेसिक क्या है सर्कल का, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट, हमारा टॉपिक था सर्कल और सर्कल में था टेंजेंट पढ़ना, मैं डायरेक्ट टेंजेंट पे आ जाता, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आपको यदि कुछ लोग पहले क्लियर कर लिए हैं उनके लिए सही है, और जो नहीं क्लियर किए हैं वो आप यहाँ पे समझिए। जो क्लियर कर लिए उनका रिवीजन हो जाएगा, एज ए रिवीजन के तौर पर इसको देखें। तो हम क्या थे, हम ये देख रहे थे कि सीकेंट तो क्या हमारा है, सीकेंट अभी भी सब जगह देखो बराबर है, यहाँ भी सीकेंट का लेंथ ये लिया, लाइन ये लिया, लाइन ये लिया, ले लिया। लेकिन घट क्या रहा है, डिक्रीमेंट क्या हो रहा है फिर, तो डिक्रीमेंट हम बोलेंगे कि हमारा क्या घट रहा है, कॉर्ड घट रहा है। कॉर्ड का लेंथ क्या हो रहा है, घट रहा है। और जैसे जैसे कॉर्ड का लेंथ घट रहा है, ये मान लो ये ए डैश बी डैश है, ठीक है, फिर ये ए डबल डैश बी डबल डैश है। तो इस तरह से आप पॉइंट मार्क करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि ए और बी जो पॉइंट है ये क्या हो रहा है, क्लोजर आते जा रहा है। क्या हो रहा है, क्लोजर आते जा रहा है। ये पहले यहाँ था, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर और क्लोजर। और एक पॉइंट ऐसा आया कि ये दोनों क्या, ये ए और बी पॉइंट क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। ए और बी पॉइंट क्या हो गया, कोइंसाइड कर गया। तो हम ये बात बोलेंगे कि सर देखिए कॉर्ड तो कभी भी टेंजेंट नहीं हो सकता, ये तो मैंने बताया, क्योंकि कॉर्ड क्या होता है यहाँ पे आके जीरो हो जाता है, क्योंकि ए और बी कोइंसाइड कर गया। तो ए और बी इस पॉइंट पे क्या हो गया, ये ए और बी यहाँ पे कोइंसाइड कर गया है, ए एंड बी कोइंसाइड, COINCID, ठीक है। अब ये कोइंसाइड कर गया, अब ये कोइंसाइड कर गया ए और बी, तो हमारा जीवा, तो हमारा जो कॉर्ड है वो तो जीरो हो गया। लेकिन हमारा सीकेंड जीरो नहीं हुआ, हमारा सीकेंड जीरो नहीं हुआ, ठीक है। सीकेंड हमारा जीरो नहीं हुआ, सीकेंड तो अभी भी हमारा लाइन वही है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि जो टेंजेंट है वो क्या है, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ व्हाट इज दिस, सीकेंट, ओके। तो मतलब टेंजेंट क्या है, सीकेंट का ही स्पेशल केस है। और ये स्पेशल केस क्या होता है, स्पेशल केस होगा कि व्हेन ए एंड बी आर कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड कर जाए, मतलब एक दूसरे पे ही आ जाए। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जब आपका कॉर्ड जो है वो जीरो हो जाए, कॉर्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, वो टेंजेंट बन जाता है। मतलब ए और बी एक ही पॉइंट पे आ गया और सर्कल पे यहाँ पे है, तो ये, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है, या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल देते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया बच्चों? तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पूरा क्या है, ये टेंजेंट क्या है, सर्कल सेंटर क्या होता है, रेडियस, सरकमफ्रेंस, सर्कल का डेफिनेशन, सीकेंट और अपना टेंजेंट और कॉर्ड के बारे में आपको क्लियरिटी मिला होगा। ओके, सो अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं वो बात करते हैं। सो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या, इसको पहले मैं मिटा देता हूं। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो हम करेंगे कि इसके कुछ और जो बेसिक है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर। देखो इसमें एक और केस मैंने भूल गया यहाँ पे बताना, ये जो कॉर्ड था हमारा, तो इस कॉर्ड को, जो कॉर्ड होता है इसका जो सेंटर होता है उससे जो कॉर्ड पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, LONGEST, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ओके, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और यही लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहता है, डायमीटर, ठीक है। इसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे थे, सर्कल में हम अब पढ़ेंगे कुछ इसके और टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं हम। तो जब मैं यहाँ से इसको एक कट मारा, जब मैं यहाँ से एक कट मारता हूँ तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। सर्कल कितने में डिवाइड होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, माइनर सेगमेंट, ओके, माइनर सेगमेंट। और ये देखो माइनर सेगमेंट अलग होता है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट में कंफ्यूज होता है कि जब मैं माइनर सेगमेंट बोल रहा हूँ तब मैं उसकी एरिया में, ये जो एरिया बन रहा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं माइनर सेगमेंट बोल रहा हूँ तो। और जब मैं माइनर आर्क बोलूँगा तो मैं इसकी बात करूँगा, ये लेंथ,
ये क्या होगा, लेंथ होगा। मतलब सेगमेंट एक एरिया में होगा और जो आर्क होगा वो क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। तो ये इसको बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है, माइनर आर्क, जिससे हम बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु चाप, लघु चाप, ठीक है। आर्क को हम बोलते हैं चाप, और माइनर आर्क को बोलते हैं लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो ये हो गया। और जो इसके बाद का जो पार्ट बचा वो क्या कहलाएगा, मेजर आर्क, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। और इसको हम बोलेंगे, ये जो अब बच गया आपको, ये जो लेंथ बच गया यहाँ से ये, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क बोलेंगे। तो ये इतना बेसिक हो गया। अब मैं यदि सर्कल में से मैं, ये सर्कल है हमारा, इसमें से ये हमारा सेंटर है, मैं ये इतना पार्ट कट करके निकाल लूं, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, ये जो पार्ट कहलाएगा ये कहलाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब देखो मैं ये सब चीज इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि सेक्टर ऑफ द सर्कल, यदि आपको क्वेश्चन में आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, तो कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या हो गया। अरे आपको सेक्टर ऑफ सर्कल मतलब कहीं से एक सेक्टर का एरिया पूछा है, ठीक है। तो मतलब कहीं से भी एक फिक्स थीटा लो, ये एंगल थीटा लो, ठीक है। और मैं एरिया में जब पढ़ेंगे सर एरिया ऑफ सर्कल, उसमें हम देखेंगे। तो और ये थीटा जितना अटेंड कर रहा है उसको यहाँ से कट करके निकाल लिया, जैसे ये पिज्जा मान लो, ये पिज्जा है, ठीक है। इस पिज्जा को आपने क्या कर दिया, यहाँ से एक स्लाइस काट के निकाल लिया, ठीक है। अब ये निकाल लिया तो क्या बन गया, ये एक सेक्टर बन गया, ठीक है। तो सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस पता चला। सेगमेंट और सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर आपने एरिया को क्या कर लिया, एक लाइन से कट किया, जो माइनर वाला मतलब जो दो सेगमेंट में डिवाइड हुआ, ये पूरा का पूरा मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। लेकिन सेक्टर बोला जाए, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा तो फिर ध्यान रखना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर पूछा तो भी ध्यान रखना है। सेक्टर तभी होगा जब आपको एंगल दिया रहेगा, ठीक है, एक एंगल दिया रहेगा, जितना ये एंगल एरिया ले रहा है उसको हम निकाल लेंगे, वो सेक्टर कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर अब हो गया होगा। अब चलिए अब आगे हम चलते हैं, क्या एक और टॉपिक बेसिक है, उसके बाद फिर हम आते हैं। अब जो बेसिक टॉपिक है वो है, कभी आपको मिलेगा क्वाड्रेंट सर्कल। अब इसको भी बता देता हूँ, क्योंकि बाद में कभी आपको जो मिले ये, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। या इसको क्वार्टर सर्कल बोलो या क्वाड्रेंट सर्कल। तो क्वाड्रेंट सर्कल क्या होता है, जब ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, इसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट सर्कल कहलाएगा। 2 पार्ट को मिला देंगे तो क्या बना देगा, 2 पार्ट को ये मिला देते हैं तो ये क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक, ये आप जानते हैं सेमी सर्कल कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है, ठीक है। और एक जो ये क्वाड्रेंट है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्वार्टर सर्कल बोलेंगे। और 4 क्वार्टर सर्कल बन जाता है तो फिर फुल सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया इसको। अब हम बेसिक हमारा खत्म हुआ, अब हम आते हैं थ्योरम पे। और थ्योरम पे आने से पहले मैं आपको वो टेंजेंट के बारे में बता दूं कि एक सर्कल पे टेंजेंट जो है वो कैसे क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो हमने टेंजेंट क्या देखा, यदि सर्कल है तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होता है कि यदि सर्कल है, यदि आपने लाइन इधर खींच दिया, ठीक है, तो देयर इज अ नो कॉन्टेक्ट पॉइंट, आपका कॉमन पॉइंट इसके और इसके बीच में कुछ नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ नो टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे जब स्पर्श नहीं है तो ये कॉमन पॉइंट नहीं है, कोइंसाइड नहीं किया। और यदि मैं एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल में मैं एक सर्कल को यदि मैं यहाँ इसके अंदर से कट करता हूँ तो आपको कॉमन कटिंग पॉइंट कितना मिलेगा, कॉमन पॉइंट आपको 2 मिलेगा। कॉमन पॉइंट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपको कॉमन पॉइंट 2 मिला, इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपको कॉर्ड बना देगा, ठीक है। अब आपको एक केस और क्या हो सकता है, एक केस और हो सकता है कि ये सर्कल आपने लिया और जब ये लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे क्या हो, स्पर्श करके निकल जाए, दैट मीन्स ये पॉइंट टच ही नहीं किया, ठीक है, ये पॉइंट आपको जहां पे एक पॉइंट पे स्पर्श कर जाए। और टेंजेंट का आप एग्जांपल रियल लाइफ में भी देख रहे होंगे, जैसे कोई रोड पे गाड़ी चलता है, ठीक है, ये व्हीकल, ये व्हील है और ये हमारा रोड है, ठीक है, ये हमारा रोड है। तो जब रोड पे चलता है तो वहां पे कौन सा कांटेक्ट होता है, बताइए कौन सा कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट जो होता है वो टेंजेंशियल कांटेक्ट होता है, बिल्कुल एक पॉइंट पे कांटेक्ट होता है। आपको लग रहा होगा कि टायर इतनी चौड़ी होती है, ठीक है, तो जब टायर का आप एक एक स्लाइस करके सर्कल निकालो, आप कट करके एक सर्कल निकालो, ठीक है, क्योंकि टायर तो क्या हो गया, 2D प्लेन में आ गया। जब आप उसका कट करके एक एक सर्कल निकालोगे
तो आपको क्या मिलेगा, एक बिल्कुल एक सर्कल, उसमें से एक स्ट्रिप हमने सर्कल ले लिया और उस सर्कल को यदि आप रोड के साथ मैच कराओगे, रोड के साथ बिल्कुल प्लेन, रोड को एक लाइन मान लो, ठीक है। तो जब वो देखेंगे तो वो क्या होगा, एक सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्टेक्ट हो रहा होगा। चलिए, तो इतना हमने पढ़ा। तो अब फर्स्ट केस में क्या है, यदि सर्कल और लाइन दोनों बाहर है, देयर इज नो कॉन्टेक्ट पॉइंट। यदि सर्कल और इसके लाइन जो है इसके अंदर में है तो हमारा 2 कॉन्टेक्ट पॉइंट। और यदि सर्कल जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करते हुए जाए, सरकमफ्रेंस को लाइन टच करते जाए, तो हमारा कितना पॉसिबल है, एक कॉमन पॉइंट पॉसिबल है। और यही पॉइंट कहलाता है, यही फिर लाइन, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट कहलाता है और ये टेंजेंट लाइन कहला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्पेशल केस हो गया। चलिए, अब हम ये देखते हैं कि यदि, अब हम थ्योरम पे आ जाते हैं कि क्या क्या वो थ्योरम है जो हम इसमें हमारा जरूरी है इसका पढ़ना। तो सबसे पहला जो थ्योरम है, हाँ एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जब आप बच्चों, ये जब आप, चलो इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको मैं बाद में, पहले मैं एक थ्योरम बता दूं क्योंकि इसका फिर यूज आएगा उसमें, तो इसलिए मैं पहले वो थ्योरम बता दूं फिर इसका बताऊंगा। तो हम क्या देख रहे थे, थ्योरम क्या कहता है कि जब आप एक सर्कल, मैं देखो थ्योरम लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं ये, क्योंकि ये आप जानते हो, जस्ट मैं रिवीजन करा रहा हूं। एक सर्कल हमने लिया, इस सर्कल पे हमने एक कॉर्ड बना लिया और ये सेंटर है। यदि इस सेंटर से हम इस पे लंब डालते हैं, ये हमें बिल्कुल एक सीधी लाइन यदि खींचते हैं हम उससे, ये सीधी लाइन नहीं आएगा क्या, चलिए, तो ये सीधी लाइन हमने खींचा तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जब ये थ्योरम है कि व्हेन द perpendicular is drawn from the center of the circle on the chord, then chord divided into 2 equal part, 2 equal part में ये डिवाइड हो जाता है। डेट मीन्स ये हमारा A है और B है और ये मान लेते हैं C है और ये O है। सेंटर को हमेशा O से ही लिखा मिलेगा, तो आप भी O से ही लिखो, ठीक है। तो आपको क्या थ्योरम क्या बोल रहा है कि ये क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड। अब ये कैसे होगा, क्यों होता है, बता दें, चलो बताते हैं, 2 मिनट का बात है। आपको मैंने ट्रायंगल में सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रखा है। तो जब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी आपने जानते हैं, तो हम जानते हैं कि जब इसको आप मिलाओगे तो ये आपको रेडियस देगा, जब इसको आप भी मिलाओगे तो ये भी आपको क्या देगा, रेडियस देगा। अब रेडियस और एक सर्कल के अंदर रेडियस तो सब जगह बराबर होता है, डेट मीन्स ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। और अब हमें इसको कॉन्ग्रुएंस करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या है, एक एंगल 90 डिग्री क्या है, कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAC और ट्रायंगल OCB में 90 कॉमन हो गया। ये साइड बराबर है, ठीक है, ये साइड बराबर है। और OC जो क्या है, कॉमन है, OC इक्वल टू OC, ये भी कॉमन है। और OA इक्वल टू क्या है, OB है, ठीक। अब आप जानते हैं क्या कि 2 साइड, ठीक है, 2 करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, OA OC, और एक साइड कॉमन है और उसके साथ वाला जो एंगल है वो क्या है, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, SAS से क्या हो जाएगा, ये सर्वांगसम हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कॉन्ग्रुएंसी का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ये एंगल ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो। और इसके सामने कौन है, ये साइड है, इसके सामने कौन है, ये साइड है, और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हो गया। तो ये इसका मतलब AC बराबर क्या होगा, CB, AC बराबर क्या होगा, CB। तो ये चीज़ हमने देख लिया। चलो, अब ये तो आपको पता होगा, हमने बता दिया, इसका प्रूफ बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा वो ये है कि यदि आपका ये कॉर्ड है, ये 2 सेम लेंथ का कॉर्ड है, जो कि मैं यहाँ ले रहा हूँ A और B और ये C और D, ठीक है, C और D। तो AB इक्वल टू है क्या, CD, AB इक्वल टू क्या है, CD। तो ये बोल रहा है कि यदि 2 सेम कॉर्ड का लेंथ का सेम कॉर्ड है, तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होता है, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये यदि मैं O लेता हूँ और ये M और ये N लूँ, तो ये आपको M और N क्या होता है, OM और ON क्या होगा, बराबर होगा। OM और ON क्या होगा, बराबर होगा। अब OM और ON बराबर है, ये क्यों होगा भाई, ये क्यों होगा बराबर, तो अगेन कॉन्ग्रुएंसी आएगा। कैसे, जैसे इसको आपने मिलाया, इसको आपने मिला दिया, ठीक है, और आपने इसको भी मिला दिया। अब आप ट्रायंगल
इस ट्रायंगल की बात करो, AMO और CON, ये दोनों ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, तो ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे, तो ये रेडियस ये भी रेडियस, तो रेडियस रेडियस बराबर हो गया, ठीक है। और क्या होगा बराबर, अब देखो ये क्या है, ये अभी ये कॉर्ड है, अभी हमने इसके पहले थ्योरम क्या पढ़ा था कि जब सेंटर से कॉर्ड पे डालते हैं, ये परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर जाता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा और ये परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट में हो जाएगा, मतलब CN इक्वल टू ND और AM इक्वल टू MB। तो अब ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, ठीक है। अब इसका मतलब जब, और ये AB और CD क्या है, बराबर है। अब AB और CD बराबर है और इसके दो पार्ट, तो हम ये कह नहीं सकते कि AM इक्वल टू CN है, AM इक्वल टू CN। अरे समझ में आया कि नहीं, मतलब यदि AB और CD क्या है, बराबर है, हमने लिया है सेम कॉर्ड लिया है, जो कॉर्ड का लेंथ है वो दोनों सेम है, ठीक है। अब कॉर्ड का लेंथ सेम है और ये जो इसके परपेंडिकुलर डाला है, ये इसको भी हाफ पार्ट में कर रहा है, इसको भी हाफ पार्ट में कर रहा है। अब इसको दोनों हाफ पार्ट में कर रहा है, इसका मतलब कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये दोनों जो है पूरा बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये भी बराबर होगा, ठीक है, ये और ये बराबर हो गया। और क्या है, एक एंगल इसमें 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, तो फिर से दो साइड S AS से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और जब ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, सॉरी, ये साइड OM और ON क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यदि आपने नोट्स बना रहे हो अपना तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आपने नोट कर लिया, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, इसमें जो नोट करने वाली बात ये है, एक और जो नोट करने वाली बात है ये है कि जब आप इसमें से हम क्या देखते हैं कि जब आप इसका उल्टा भी पढ़ोगे ना, जितना भी थ्योरम आप पढ़ो, जो भी थ्योरम आप पढ़ रहे हो ना, उसका एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो भी आप थ्योरम पढ़ रहे हैं उसका उल्टा जो रिवर्स होता है ना, वो भी सही होता है, वो भी क्या होता है, सही होता है। जैसे हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा था कि थेल्स थ्योरम पढ़ा था कि यदि आप कोई ट्रायंगल है, यदि थर्ड साइड के कोई साइड लाइन पैरेलल है, उसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, ये चीज़ हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। तो यदि आपको ये बोला जाए कि यदि साइड का रेशियो बराबर है, दो साइड का रेशियो बराबर है, तो वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, वो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब थ्योरम क्या चलता है, उल्टा चलता है। यदि आपको ये थ्योरम बोल रहा है कि यदि कोई सेम कॉर्ड है AB और CD और उस पर ये लाइन परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये बराबर होता है, तो इसका मतलब आप इसे ऐसे भी समझिए कि आपको कोई सेंटर से यदि ये देखा हो कि OM इक्वल टू और ON बराबर है, OM और ON बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि A और B जरूर AB और CD बराबर रहा होगा, AB और CD क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा, AB और CD बराबर। और ये क्यों होगा, इसको प्रैक्टिकली सोचो आप। और ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो ना भाई साहब, तो सर्कल जब ये जो हमारा डायमीटर होता है, ये डायमीटर होता है, ये जो हमारा डायमीटर होता है, ये सेंटर इसको बोलते हैं। तो जो खेल इस तरफ होता है सर्कल के, वही खेल इस तरफ होता है। खेल कहने का मतलब कि जो लेंथ जैसे ये मैंने लेंथ लिया यहाँ से इसके पैरेलल खींचा, और यदि जस्ट सेम यही लेंथ मैंने यहाँ नीचे की ओर खींचा, तो ये दोनों लेंथ बराबर होगा, ये दोनों लेंथ बराबर होगा। मतलब कि इस डायमीटर के इस तरफ से जितने भी आप लाइन खींचोगे, जितने लाइन खींचोगे जो जितनी उसकी लेंथ होगी, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने खींचा और यही फिक्स्ड पॉइंट पे हमने ये इतना ही आर्क पे हमने यहाँ से भी खींचेंगे, तो ये दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। इसमें ये तो बिल्कुल माइनर सी बात है, इसको आप सोच सकते हैं कि जब ये आर्क लिया हमने, यहाँ से यहाँ तक आर्क लिया, ठीक है, इसको हमने खींचा और यही सेम आर्क जो ये हमने लेंथ लिया, इतना ही आर्क का यहाँ पे हमने मार्क किया और इसको भी खींचेंगे, तो क्या ये लेंथ बराबर नहीं होगा क्या? अरे बता दो, ये लेंथ बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो ये दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दोनों लेंथ बराबर होगा तो आप अब खुद सोचो कि जब अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया सेंटर से कोई डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ यहाँ से इधर की ओर, और ये सेंटर से डिस्टेंस ये जो है और ये सेंटर से डिस्टेंस इधर जो है, ये दोनों सेंटर से डिस्टेंस क्या है, बराबर है, सेंटर से डिस्टेंस क्या बराबर है, तो क्या ये कॉर्ड बराबर नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी कि जो सेम आर्क पे बना हुआ कॉर्ड क्या होता है, बराबर होता है, सेम आर्क पे। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है, क्या भैया? ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो आर्क AB है, आर्क AB जो है वो आर्क को ऐसे करते हैं, AB लिख के उधर से ऊपर से आर्क लगा दिया, और ये जो आर्क CD है ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि सेम कॉर्ड से बना हुआ आर्क,
सेम कॉर्ड से बना हुआ आर्क क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। और आप एक बात बताइए कि एक चीज़ और कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर लो कि डायमीटर जो है, डायमीटर सर्कल में एक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डायमीटर एक होगा। क्या कॉर्ड जो है, कॉर्ड तो ऐसे डिफरेंट बहुत होंगे, ठीक है, लेकिन दो कॉर्ड सर्कल के अंदर, दो कॉर्ड ऐसा होगा जो क्या होगा, दोनों तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, वो दोनों हमेशा समान होगा, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और वो कॉर्ड क्या होगा, कोई सा भी दो कॉर्ड लो, जैसे मैंने एक लाइन ये लिया, ये कॉर्ड लिया, तो इसका जरूर एक बराबर कॉर्ड इधर भी होगा। ये कॉर्ड लिया तो इसका जरूर कोई ना कोई एक बराबर कॉर्ड इधर भी होगा। ये कॉर्ड लिया तो इसके बराबर इधर होगा। मतलब सेम लेंथ का दो कॉर्ड पॉसिबल होता है ट्रायंगल के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा उल्टा, इसका उल्टा क्या समझेंगे कि भैया जब ये कॉर्ड बराबर होता है तो हमें प्रूव करना था कि सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर, वो बराबर होगा। तो यदि आपको कभी क्वेश्चन में ये मिल जाए कि यदि ये डिस्टेंस बराबर है तो ये बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा। और ये हमने देखा, ये हमने कॉन्सेप्ट से देखा कि क्यों होगा बराबर। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि टॉपिक हमारा, और ये भी एक थ्योरम ही है, थ्योरम है, ठीक है। और ये थ्योरम ये है कि जब आप ये इसी से रिलेटेड है, कॉर्ड से रिलेटेड होता है। तो ये जब हम ये हमने सर्कल बनाया, ये हमने यहाँ पे एक कॉर्ड खींचा, इधर भी एक कॉर्ड खींचा, ठीक है, ये कॉर्ड हमने खींचा, ये ए और बी, ठीक है, और ये सी एंड डी। और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और सी डी क्या है, बराबर है। ए बी इक्वल है किसके, सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के। अब ए बी इक्वल है सी डी के, इसका मतलब कि अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसके थ्रू जो एंगल इधर बन रहा है, और इस सॉरी ये मान लो ये कटान बिंदु है, ये कट रहा है, ठीक है। ये इसी पॉइंट से मैं यहाँ की ओर लेता हूँ और इस तरफ लेता हूँ, ओके। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। अब ये मत समझ लेना यहाँ पे कि ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ अलग है। ये लेंथ, ये ओ पॉइंट जो है ना, ये ओबी और ओसी जो है वो सेम लाइन नहीं है, वो अलग अलग लाइन है। इसलिए इसको ऐसे मत प्रूफ करना सर ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये बराबर हो जाएगा, नहीं। इसका जो प्रूफ होगा वो ऐसे होगा कि देखो ए बी और ए बी क्या दिया है, बराबर दिया है, ए बी बराबर दिया है। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल, इसमें ए बी बराबर है, और आपको ये भी रेडियस है, ठीक है, और ए भी रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। तो आपको क्या हो गया, मतलब ये ट्रायंगल के तीनों साइड क्या हो गए, बराबर हो गए। और तीनों साइड बराबर का मतलब ये कॉन्ग्रुएंट है, एस ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट में हम जानते हैं क्या होता है कि तीनों एंगल भी बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होता है। तो इसके सारे साइड बराबर है, जिसका मतलब इसके सारे एंगल, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, ये होगा, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, ये बराबर होगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, तो ये तीनों चीज़ बराबर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब दो सेम कॉर्ड पे जो एंगल बनता है, सेम कॉर्ड पे जो एंगल बनता है, ये क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आपको ये समझ में आ गया। अब इसका उल्टा भी देखो, जैसे मैंने उसमें उल्टा बताया था, ऐसे इसका भी उल्टा सा पढ़िएगा। उल्टा कैसे पढ़िएगा, इसका उल्टा हम ऐसे पढ़ेंगे कि भैया जब आपको किसी सेंटर पे एंगल बराबर है, जब किसी सेंटर पे आपको एंगल बराबर है तो ये बराबर कॉर्ड बराबर होगा। और ये क्यों होगा, इसको भी आप सोच सकते हैं कि भैया जब एंगल बराबर होगा, मतलब कि ये हमने सर्कल लिया और ये सेंटर लिया, इस पे ये हमने खींचा, और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लेटेस्ट से ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, और ये भी 70 डिग्री है, ठीक है। अब ये 70 है तो क्या ये सेम पॉइंट पे नहीं कट करेगा? जब ये भी 70 बना रहा है, ये भी 70 बना रहा है, तो ये पॉइंट ये मैं यहाँ से डायमीटर खींचता हूँ, तो इस सर्कल के इस डायमीटर के, मतलब डायमीटर के राइट हैंड साइड में ये जो पॉइंट होगा वही लेफ्ट हैंड साइड में ये भी पॉइंट होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, दोनों पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह से इस पॉइंट में इधर भी मैं ए लेता हूँ और ये बी लेता हूँ, तो इधर भी एक ए होगा, ठीक है, और इधर भी एक बी होगा, ठीक है। क्यों होगा और ऐसा क्यों होता है, ये सोचो। क्योंकि सर्कल एक ऐसा फिगर है, सर्कल नहीं, वो अपना स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर।
सिमेट्रिक फिगर समझते हैं क्या होता है? सिमेट्रिक फिगर जिसको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से काटा जाए तो दोनों बिल्कुल ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। जैसे मैंने ये हमने लिया और इसको मैं यदि बीच से काटता हूँ और मैं इसको फ्लिप करता हूँ, इसे इस तरफ इसको मोड़ता हूँ तो ये दोनों बराबर फिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यदि मैं इसको एक्स से काटता हूँ तो जब मैं इसको ऐसे फ्लिप करूँगा, इसको इधर मोड़ूंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर ही फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक फिगर। समझ में आया? तो और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें एक सर्कल पे दो सेम पॉइंट क्यों मिलता है सर्कमफ्रेंस पे? क्योंकि ये डायमीटर के अलोंग क्या होता है? ये क्या होता है? साइमेट्रिक होता है। कहीं भी डायमीटर खींचो, कहीं भी, ये सब इधर से खींच लो, ऐसे खींच लो, वो हमेशा क्या होता है? ग्राफ साइमेट्रिक होता है। मतलब एक ही सर्कल पे दो पॉइंट मिलने वाला है, तो जो ये पॉइंट होगा वही ए पॉइंट होगा। जब आप इसको फ्लिप करके इधर की ओर इसको मोड़ दोगे तो ये पॉइंट इसी पे बिल्कुल फिट आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों फिट आ जाएगा, इसका मतलब जितना कॉर्ड ये बना रहा होगा उतना ही कॉर्ड ये भी बनाएगा, उतना ही कॉर्ड ये भी बनाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया? चलिए, इतना हम बेसिक अब हमने डिस्कस किया। और बेसिक मतलब ये देखो, बेसिक चीज़ें हम बोल रहे हैं कि बेसिक है, आप इसको क्लियर करके यदि पढ़े होते ढंग से तो अभी आप मैथ को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज़रूरी होता है कि आप हर थ्योरम को ढंग से समझो, रटने की कोशिश नहीं करो। बच्चा को मैंने देखा है कि क्या करते हैं, थ्योरम को रटने में लगे हैं कि कॉर्ड से यदि केंद्र से कॉर्ड पे डाला जाए लम्ब तो 90 होता है, 90 होता है, 90 होता है, उसको रटते हैं। और रटना क्या है? उसको समझो क्यों 90 होता है। और जब एक बार जो समझ देते हो तो फिर वो हमेशा के लिए दिमाग में छपा रहता है। लेकिन यदि आप याद करोगे तो फिर जाने रहो कि फिर वो आज का रटा हुआ फिर कल भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि चीज़ें एक तो है नहीं हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या? और ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सर्कल में बहुत जगह यूज आएगा, इवन आपको ज्योमेट्री में भी यूज आने वाला है, हायर क्लास में भी। सो देखो, मैं सर्कल बना रहा हूँ, इसका देखो थ्योरम तो आप जानते होंगे, थ्योरम तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने पढ़ा होगा। अभी हमने माइनर आर्क और माइनर कॉर्ड की बात की थी। तो जब मैं इस पे एक तरफ इधर कोई ये आर्क ले लिया मैंने, ये दो कट पॉइंट लगा दिया। ठीक है, ये दो कट पॉइंट है, तो ये क्या होगा? ये माइनर आर्क हो गया। ये माइनर आर्क हो गया या नहीं होगा? ठीक, ये माइनर आर्क हो गया। चलिए, माइनर आर्क को हम से मानते हुए हमने कहीं भी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया, सर्कमफ्रेंस पे हमने एंगल बनाया। ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे हमने एंगल बनाया। ठीक, ये हमने सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाया। तो यहाँ से अब जो नोटिस करने वाली बात ये है, और मैंने ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये हमारा ए बी है, हमारा ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ये कॉर्ड मान लो। ठीक है, या कॉर्ड आपको नहीं भी दे हो ना, कुछ बच्चे कॉर्ड पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई कॉर्ड दे रखा हो तभी हम ये एंगल बराबर। अरे मैंने कॉर्ड की बात नहीं की है, मैं तो ये बस जब इसको मिलाओगे तो ये बनेगा तो कॉर्ड ही। लेकिन आप ध्यान रखो कि थ्योरम ये है कि किसी भी आर्क से बना हुआ, मतलब सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल जो यही सेम आर्क से सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होता है? हाफ होता है। ये आप जानते होंगे, ये आप जानते होंगे। डेट मीन्स यदि मैं बोलूं कि ये एंगल यदि थीटा है, ये यदि थीटा है तो ये क्या होगा? 2 थीटा होगा। ये क्या होगा? 2 थीटा होगा। और ऐसा क्यों हुआ इसको हम देखते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पे बनाते हैं, इसका थ्योरम आपको प्रूफ बता ही देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट लिया, ये पॉइंट पे हमने ये हमारा आर्क है ए और बी। ओके, तो जब हम इस पे आर्क इधर बनाते हैं, ये हमने बनाया, और जब हम इसको इस तरफ की ओर बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, ये ओ हमने मान लिया और ये मान लेते हैं डी, ये डी। तो जब हम यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये सेंटर से पास होगा। जब आप इसको मिलाओगे यहाँ से सेंटर से, तो आपको ये क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये क्या है? ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी क्या है? एक रेडियस है। ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियस है। ओ ए ओ बी रेडियस है। और ओ डी भी क्या है बच्चा? ओ भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ओ डी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हम यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल नोटिस कर रहे हैं। दो ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा है? ए ओ डी एंड डी ओ बी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है बच्चों कि अब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी याद कीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है
ये दोनों साइड पैरेलल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गया ना, दो साइड इक्वल हो गया, दो साइड ओडी और ओ इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ा चुके हैं कि बराबर साइड के सामने वाले जो एंगल होता है वो भी बराबर होते हैं। तो इस एंगल के इस साइड के सामने कौन होगा, ये एंगल, और इस एंगल के सामने ये एंगल, ठीक है, ये भी बराबर होगा। ठीक, ये यदि मैं थीटा मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए ये पॉइंट, ये अब और ये दोनों भी बराबर है, तो ये इसके सामने एंगल ये क्या कौन सा है, ये अल्फा है, अल्फा है, ठीक है, और इसके सामने कौन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आप बताइए कि ये जो ट्रायंगल है यहाँ से ये जो दिख रहा है, अब आप याद कीजिए ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि यदि मैं ये दो ट्रायंगल लेता हूँ, ये सॉरी एक ट्रायंगल लेता हूँ, इसको मैं आगे की ओर यदि बढ़ा देता हूँ, इस साइड को इसको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ, और ये ए बी सी और डी है, ठीक है, तो यदि ये एंगल थीटा है और ये अल्फा है, तो हम क्या जानते हैं, यदि इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल यदि अल्फा और थीटा है तो इसके एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। इतना आप जानते हैं, और बिल्कुल जानते हैं नहीं जानते हैं, इतना तो आप जानते होंगे कि ये क्या होगा, ये एंगल थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे लगा दो, ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा, तो मतलब अभी हमने ए ओ डी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ओ डी ट्रायंगल में ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। और मतलब इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो यही है इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला है, तो ये अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा, होगा या नहीं होगा। तो अब मैं पूछूं कि एंगल ए ओ बी कितना है भाई साहब, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ बी हो जाएगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, और यहाँ से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, समझ में आया। और थीटा प्लस अल्फा कौन है, थीटा प्लस अल्फा है हमारा एंगल ए डी बी, मतलब 2 एंगल ए डी बी। तो हमने ये प्रूव कर लिया क्या, कि सेंटर पे बना सेम आर्क से, मतलब किसी भी सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल क्या होता है, डबल होता है, किसके, वही सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल के डबल होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप मिटा देते हैं। चलिए अब जो नोट करने वाली बात है इसमें से ये है, जो ये तो हद से इम्पोर्टेंट है, ये तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भैया इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या कि सेम आर्क से, ये जो ए बी आर्क हम ले रहे हैं, ये सेम आर्क से कहीं भी आप एंगल बना दीजिए, कहीं भी एंगल बना दीजिए, ये हमेशा क्या होता है, ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कहीं भी बना दीजिए, ठीक है, ये सारे एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये सारे एंगल जितना बन रहा है ये सारे एंगल बराबर होगा। तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि सरकमफ्रेंस पे किसी सेम आर्क से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, बराबर होता है। एक सर्कल के किसी एक सेम आर्क से ये ध्यान रखना, सेम आर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक एंगल यहाँ लिए और दूसरा इधर से ले लिए, नहीं, आर्क सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम आर्क से कहीं भी सरकमफ्रेंस पे बनाओ एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ये बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाते हैं। तो आपने इसे पढ़ लिया, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है। ये देखो, ये तो बच्चा याद रखता है, इसको तो बिल्कुल याद रहता है बच्चों को थ्योरम, कि सेंटर पे बना हुआ एंगल, सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस के बराबर वो डबल होता है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कन्फ्यूजन तो ये होता है, कन्फ्यूजन तो यहाँ होता है जब मैं आपको ये पूछूं कि चलो भैया अब मैं ये सेंटर ले लिया, ठीक है, ये हमने आर्क ले लिया, ये हमने आर्क ले लिया, यहाँ ले लिया, चलो ठीक है, ये ए और बी आर्क ले लिया हमने। अब मैं ये पूछूं कि भैया ये आर्क से, ये सेम आर्क से बना हुआ ये आपको दिया गया है, ठीक है, ये ठीक है, ये है, तो यदि ये क्या ये थीटा होगा क्या, ये मैं आर्क ले रहा हूँ, ये हमारा आर्क है अभी, और ये आर्क है, ठीक है, ये आर्क है, ये दोनों आर्क लिया हमने। तो ये यदि थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, ये भी थीटा होगा। थीटा होगा या नहीं होगा बता दो,
बिल्कुल होगा थीटा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि सेम आर्क से यदि आपको कहीं भी सरकमफ्रेंस पे बनाइए, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, वो बराबर होता है। और जब बराबर होता है तो हम अब हमारा सेंटर पे कौन सा एंगल बनेगा, कंफ्यूजन यहाँ होता है बच्चों को। चलो वो बताओ, सोचो कि कौन सा एंगल होगा। कि बच्चा कहाँ कंफ्यूजन होता है, वो क्या करेगा, ये एंगल लेगा, ठीक है, ये एंगल, और इसको डबल बता देगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे भैया, जब आप यहाँ क्या देख रहे हो, आपका जो है, आप जो ये जो एंगल बना रहे हो, सरकमफ्रेंस, आपका जो आर्क कौन सा बना रहे हो, किस आर्क पे बना रहे हो, क्या आप ये माइनर आर्क पे बना रहे हो या मेजर पे बना रहे हो? तो हम बोलेंगे कि सर पहले तो जो हम बना रहे थे वो ये था, ऐसे बना रहे थे, तो ये हम मेजर पे बना रहे, वो माइनर पे बना रहे थे, माइनर आर्क पे बना रहे थे, इस पे बना रहे थे। लेकिन अब जो मैं बना रहा हूँ वो एंगल में इसकी तरफ बना रहा हूँ, उल्टा बना रहा हूँ। तो अब जो हमारा आर्क है ये है, ओके। अब हमारा ये मेजर आर्क पे हमने लिया है, ये हमने अब मेजर आर्क पे लिया है। तो जब एंगल अब मेजर आर्क पे बन रहा है तो आपका एंगल कौन होगा, एंगल ये सस्टेन करेगा, ठीक है। एंगल कौन होगा, ये होगा। जब माइनर आर्क लेते थे तो एंगल कौन होता था, ये होता था। समझ में आया? तो आप ध्यान रखिएगा कि एंगल उसी तरफ होना चाहिए जो आपने लिया है आर्क, ठीक है। तो ये होगा 2 थीटा। समझ में आया? ये होगा 2 थीटा। ये आप याद रखने वाला बच्चा यही कंफ्यूज करता है, समझे? तो अब हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं क्या कि सेमी सर्कल का देखते हैं। सेमी सर्कल ये हमने थोड़ा और अच्छे से मिटाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। चलिए अब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं। तो भैया देखो, बात ऐसी है कि अब ये हमने बना लिया सेमी सर्कल, हमने इससे बीच से डायमीटर पास करा दिया। अब जब डायमीटर पास करा दिया तो ये हमारा O हो गया, ये हमारा A होगा, ये हमारा B हो गया। समझ में आ गया? अब मैं यदि बोलूं कि सेमी सर्कल के थ्रू यदि कहीं भी आप सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाइए, कहीं भी आप बनाइए, वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है भैया? 90 डिग्री होता है। समझ में आया? 90 डिग्री होगा। कहीं भी आप बनाइए, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने जो आर्क लिया है बच्चों, वो हमने आर्क कौन सा लिया है बताइए? हमने आर्क लिया है इस बार ये, भैया हमने आर्क इस बार बराबर हो गया। इस बार मेजर और माइनर सेगमेंट का बात ही नहीं रहा, दोनों आर्क ऊपर बराबर है, ठीक है। अब जब दोनों आर्क बराबर है तो हमने आर्क यहाँ पे लिया है ये वाला। अब इस आर्क से इस आर्क को इस पे कहीं भी एंगल आप बनाइए, वो क्या होगा, बराबर होगा। वो क्या होगा, वो मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। समझ में आया? तो और ये क्यों होगा? क्योंकि ये देखो, ये क्या है हमारा, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कंप्लीट एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। और कंप्लीट एंगल यदि 180 डिग्री का है तो इसका हाफ क्या होता है, क्या, इस पे। अभी हमने पढ़ा था कि यही सेम आर्क पे ये यदि 180 बना रहा है सेंटर पे, 180 बना रहा है सेंटर पे, तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, हाफ बनाएगा इसके, तो इसका हाफ कितना, 90 डिग्री। तो ये चीज़ आपने पढ़ लिया कि सेमी सर्कल के आर्क पे बना हुआ एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपने देख लिया। चलिए अब बच्चों हम आते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम आते हैं किस पे, इस पे। ये कॉन्सेप्ट जो हमने आपको उस टाइम में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस पे आते हैं। गोल नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। ये हमने टेंजेंट लिया। टेंजेंट आपने अभी पढ़ा है। टेंजेंट क्या होता है, जहाँ पे सर्कल का एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले, उसको हम उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ये एक्स वाई टेंजेंट है, ठीक है। एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। और ये सेंटर है और ये हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है। ये हमारा रेडियस है। तो हमें ये बताना है, ये प्रूव करना है कि ये रेडियस है O और ये मान लेते A, ठीक है। तो OA जो है वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट किसी भी सर्कल के टेंजेंट और उसके रेडियस के जो बीच में एंगल होता है ना बच्चों, वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसको अपन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें बताइए? चलिए देखते हैं। तो अब हम इसको आप देखो, इसका लॉजिकली प्रूफ आपको सोचना पड़ेगा। हर चीज़ को आप लॉजिक से सोचो, ज्योमेट्री है ही लॉजिक, ठीक है। तो आपको लॉजिकली इसको सोचना पड़ेगा। लॉजिक कैसे सोचेंगे इसको, कि सर यदि मैं यहाँ पे एक पॉइंट कोई ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने ले लिया, जस्ट से B ले लिया, ठीक है। और मैं यदि इसको मिला देता हूँ, ऐसे मिला दिया हमने, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने मिला दिया इसको, तो हम क्या सोचेंगे कि क्या ये, यदि अब ये मान लो कि ये अभी ये सिचुएशन है, लेकिन मैं अब आपको बोलूँ कि यदि B ये सर्कल के अंदर होता, यदि B, नोटिस करना यहाँ पे, यदि B ये सर्कल के अंदर होता,
ठीक है। तो कैसा सिचुएशन होता, यदि बी सर्कल के अंदर होता, यदि बी ये सर्कल के अंदर होता, क्यों भाई सर्कल के अंदर क्यों लेते हम, क्योंकि हमें प्रूफ देखना है, एनालिसिस करना है, ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल प्रूफ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, बस आपको थ्योरेटिकल प्रूफ सोचना पड़ेगा। और ये सेंटर है, ठीक है। अब जब आप ये पॉइंट बी अंदर होता तो इसका मतलब लाइन क्या होता है, ये लाइन जो होता है ये एक कॉर्ड होता, ये टेंजेंट नहीं होकर क्या होता, ये कॉर्ड होता, तो ये लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट होता। तो ये बी पॉइंट, ये अभी मान लेते हैं हम, ये हमने कॉर्ड पे खींचा, ये ए पॉइंट, ठीक है, और ये आपके अंदर ये बी पॉइंट है, ये क्या है भैया, बी पॉइंट है। समझ में आया। तो अब जब ये बी पॉइंट अंदर हमने लिया, तो जब अंदर हमने लिया तो हमने क्या देखा कि अब हमें वो थ्योरम याद करो, क्या कि ये अब एक कॉर्ड का काम कर रहा है, क्या हो रहा है, ये बन रहा है, ये कॉर्ड बन रहा है, ये मान लेते हैं एक्स और ये वाई, ठीक है, ये एक्स और वाई ये क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गया। अब आप जानते हो कि कॉर्ड पे जो भी जब हम कॉर्ड पे कोई लाइन खींचते हैं, लंब डालते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर इस पे आता है, क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर आता है। तो इसका मतलब यदि बी अंदर होता, यदि बी अंदर होता तो ये क्या होता, परपेंडिकुलर होता, ये परपेंडिकुलर ओ ए क्या होता है, ये एक लंब होता, एक परपेंडिकुलर और लाइन होता। तो इसका मतलब यही है कि ये ही तो सेकेंड को हम खींच के क्या करते हैं, जब लास्ट पॉइंट तक आते हैं तो ये एक्स वाई ए पॉइंट पे आ जाता है, तो ये हमारा टेंजेंट बन जाता है। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओ ए जो है, ओ ए वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ओ बी से, ओ ए हमेशा क्या होगा, छोटा होगा ओ बी से। मतलब जैसे जैसे इस फिगर को आप अंदर की ओर ले जाओगे तो जैसे ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा, लेकिन हर सिचुएशन में ओ बी हमेशा बड़ा होगा, ओ बी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ओ बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। और जब आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो ना कि राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेनस, सबसे बड़ा साइड कौन होता है, हाइपोटेनस। और यहाँ भी क्या मिल रहा है आपको, हर सिचुएशन में आपको ओ बी जो होगा वो बड़ा होगा। चाहे आप इस सिचुएशन की बात करें, यहाँ भी जैसे आप इसको अंदर ले आए तो अभी भी ओ बी क्या है, अभी भी ओ बी ओ ए से बड़ा है, ठीक है, ओ बी ओ ए से बड़ा है, डेट मीन्स ओ बी जो है वो एक हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है। और जब ये हाइपोटेनस होगा तो ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, कोई सा ही सिचुएशन ले लो। समझ में आया। तो ये चीज़ आपको नोटिस करने वाली बात है कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री। समझ में आया। तो ये चीज हमने यहां से नोटिस कर लिया कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 90 डिग्री। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट हमारा ये है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताना कि हाँ आज का सेशन आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं पूरी मैथ सीरीज मैं खत्म करने पे हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, ठीक है। और आज मैं पहली बार ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है ये आप हमें बताइएगा। अब हम आते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखो क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो पढ़ चुके हैं, क्या जिसके चार साइड हो, जिस क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड हो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब वो क्वाड्रिलेटरल डिफरेंट टाइप के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब होता है, ठीक है। तो ये हमने, अब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो देखो मैं यहाँ एक चीज़ आपको बता दूँ कि हर एक ट्रायंगल क्या हो सकता है, साइक्लिक ट्रायंगल बन सकता है, साइक्लिक ट्रायंगल हो सकता है। लेकिन सारे के सारे जितने भी क्वाड्रेटिक है वो साइक्लिक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब जितने भी क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, हर एक जितने भी ट्रायंगल है ना वो ज़रूर एक साइक्लिक होगा। कहीं ना कहीं वो एक सर्कल होगा जो क्या होगा, तीनों के वर्टेक्स से होकर गुजरेगा। जैसे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि ऐसे एक सर्कल होगा, ऐसे सर्कल पास करेगा, ठीक है। फिर एक इक्विलेटरल का बात करूँ तो भी एक सर्कल इसको तीनों को टच करते हुए जाएगा, ठीक है। या आइसोसेलेस हो तो भी उसको होगा, स्केलन हो तो भी होगा। तो इसका मतलब हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं कि हर एक ट्रायंगल के लिए एक तो सर्कल पॉसिबल है। हर एक ट्रायंगल के लिए क्या है, एक तो सर्कल पॉसिबल है जो उसके तीनों वर्टेक्स से पास होगा। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे क्वाड्रेटरल हो और उसका एक सर्कल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है।
वो कुछ रूल है और कुछ रेगुलेशन है कि जो वो क्वाड्रेटल उसको फॉलो करेगा, तभी उसका वो साइक्लिक क्वाड्रेटल कहलाएगा, ठीक है। और वो रूल एंड रेगुलेशन क्या है? रूल ये है कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये एक मैं ऐसे लिया, ठीक है, ये मैं एक लेता हूँ लाइन, ये भी तो एक क्वाड्रेटल है, ये ए बी सी एंड डी। अब बताओ इसमें से कोई एक सर्कल है जो कोई ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो चारों को चारों वोर्टेक्स से पास हो तो पास होगा? नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये क्या होगा, ये तीनों को तो टच करते निकलेगा, ठीक है, लेकिन इससे नहीं टच किया। तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटल के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सर्कल पॉसिबल हो सारे क्वाड्रेटल के लिए। उसका शर्त क्या है कि क्वाड्रेटल तभी बनेगा, एक क्वाड्रेटल साइक्लिक क्वाड्रेटल तभी कहलाएगा जब उसके आमने सामने के एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। डेट मीन्स ये मैं यहाँ पे क्वाड्रेटल बना रहा हूँ, ठीक है, ये ए बी सी एंड डी। और ये इसका शर्त क्या है कि एंगल ए और एंगल डी प्लस एंगल बी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इस दोनों रूल को फॉलो करेगा तभी एक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। समझ में आया? तो और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रूफ देखो, सॉरी, मैं यहाँ पे एक सेंटर इसका ले लेता हूँ, ये सेंटर, इसका प्रूफ क्या है ये देखो। ये ऐसा क्यों होता है इसको मैं समझा रहा हूँ। सेट ये यदि आपका एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा भाई साहब? और मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, यदि थीटा मानता हूँ, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस ये थीटा, तो ये 2 थीटा होगा या नहीं होगा, ठीक है। और ये थीटा और ये अल्फा, तो ये क्या होगा, 2 अल्फा होगा, बिल्कुल होगा। और क्यों होगा वो सोचो आप, पहले आप सोचो फिर मैं बताता हूँ। यदि ये थीटा, तो यदि हमने सॉरी ये थीटा हो जाएगा, ये 2 थीटा होगा, ओके। और कैसे होगा इसको ढंग से सोचो। जैसे मैंने ये आर्क लिया, जैसे मैंने आर्क लिया इधर, ये आर्क लिया हमने, ये आर्क लिया, ठीक है। अभी इस आर्क पे ये एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा है, इस आर्क पे ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके सेंटर वाले एंगल कितना हो जाएंगे, 2 थीटा हो जाएंगे। मैंने बताया सर्कमफ्रेंस पे भी बना हुआ एंगल कितना होता है, सेंटर पे बना हुआ एंगल का आधा होता है, तो ये 2 थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। इसी तरह से जब हम ये आर्क लेंगे, ये आर्क लेते हैं, तो ये आर्क में आपको क्या मिल रहा है, इस आर्क में जब लेते हैं तो ये अल्फा है, तो इसके अपोजिट वाला जो ये यदि इसके सर्कमफ्रेंस पे अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, ये 2 अल्फा होगा। और हम जानते हैं कि ये टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। तो डेट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 360, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 360, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 360 अपॉन 2, डेट मीन्स 180 डिग्री। तो मतलब थीटा प्लस अल्फा का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। मतलब थीटा प्लस अल्फा का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तब भी वो पॉसिबल होगा क्या, साइक्लिक क्वाड्रेटल। ये आपको समझ में आया। और प्रूफ क्या है इसका, कि आप एक बार इस सर्कमफ्रेंस को लो और एक बार इस सर्कमफ्रेंस को लो, और वो जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल सेंटर के एंगल से आधा होता है, ठीक है, तो उसको हमने लगाया और इससे हमने ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, मतलब 2 थीटा प्लस 2 अल्फा का सम कितना होगा, 360। तो यहाँ से अल्फा थीटा प्लस अल्फा कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो हमने ये कंडीशन पढ़ लिया कि साइक्लिक का क्या होता है भैया, साइक्लिक क्वाड्रेटल का क्या होता है, जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 180 होगा, तभी वो एक साइक्लिक बनेगा। समझ में आया? चलिए, ये तो हो गया, ये कंडीशन हो गया, ठीक है, ये हमारा कंडीशन हो गया किसका, साइक्लिक होने के लिए, ओके। अब हम क्या देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल थ्योरम। क्या पढ़ते हैं हम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ठीक है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अब अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या होता है, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम जो होता है, नाम से पता चल रहा है कि अल्टरनेट एंगल थ्योरम, तो मतलब इसके मतलब अल्टरनेट एंगल की बात होगी, डेट मीन्स ये होगा बात,
देखो साइक्लिक के बारे में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि यदि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है ना, यदि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, यदि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, डेट मीन्स ये हमारा मान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। तो यदि साइक्लिक क्वाड्रेटल की किसी भी एक साइड को ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, यदि आप आगे की ओर इसको बढ़ाते हो, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और क्यों होगा उसको आप सोचो पहले, फिर मैं तब तक इसको ध्यान करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। सोचो एक बार, आपके लिए भी काम कुछ होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो हम क्या थे? अल्टरनेट एंगल पे थे। इसको पहले आप सोचो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैं पानी पी लिया। अब मैं आपको बताता हूँ। तो आपने इसको सोच लिया, तब तक सोचा कि कैसे होगा बराबर। ये बराबर कैसे होगा? ये बराबर होगा थ्योरम, ठीक है। ये बराबर, इसको आपने सोचा कि कैसे बराबर होगा। ये इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये हम जानते हैं ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ये क्या है? ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो इसका मतलब कि सामने की साइड क्या होगा, सॉरी एंगल क्या होगा, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा है भाई साहब, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा बता दो? ये थीटा, तो ये कितना होगा? ये इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो डेट मीन्स ये कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा होना चाहिए। होगा या नहीं होगा? तो 180 माइनस थीटा ये होगा, तभी तो सम आएगा ना। जब इनका सम करो, थीटा कैंसिल हो जाएगा और 180 डिग्री आएगा। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। अब क्या देखना है कि ये 180 माइनस थीटा और किसी लाइन पे कितना एंगल सर्टेन करता है? 180। तो ये कंप्लीट 180 और ये 180 माइनस थीटा, तो ये कितना रहा होगा? ये थीटा होगा। होगा या नहीं होगा बता दो? बिल्कुल होगा, ठीक है। तो आपने समझ लिया। अब एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और जो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल हमेशा एक क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है। क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। समझ में आया? स्क्वायर, और क्यों होता है भाई? क्योंकि स्क्वायर का भी क्या होता है? सारे के सारे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसके आमने सामने के साइड की सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो डेट मीन्स, और जिसका 180 डिग्री होता है आमने सामने की साइड, वो क्या होता है? साइक्लिक होता है। तो मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल हमेशा क्या होगा? एक क्वाड्रेंट भी है, और क्वाड्रेंट में भी किस टाइप का है? स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, और एक साइक्लिक क्वाड्रेटल भी है। ये भी पूछा जा सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए, और क्यों होता है ये हमने बताया आपको। अब हम इसकी बात कर रहे थे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम का। तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम में जब मैं इसकी बताऊं, तो अल्टरनेट एंगल थ्योरम का मतलब, जैसे ये आपने पॉइंट लिया, जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ, ये कि हमने यहाँ से ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। सॉरी गाइस, वीडियो रुक गया था ना। ओके, चलिए, ये हमने अल्टरनेट एंगल थ्योरम पढ़ रहे थे। तो हमने ये लिया, एक हमने कॉर्ड लिया, ये मैंने मान लेते हैं ए, ये बी, ए बी हमने कॉर्ड लिया, और एक हमने इस पर टेंजेंट खींचा। क्या खींचा? इससे जाते हुए एक टेंजेंट खींचा, ये एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई हमने टेंजेंट खींचा, और ये हमारा कॉर्ड है, इसका नाम सी दे देते हैं। चलिए, अब इसका सी हमने दे दिया। अब आपको क्या देखना है कि अल्टरनेट एंगल का मतलब कि देखो इस सेगमेंट में ये बोला जा रहा है अल्टरनेट एंगल का मतलब, ये यदि थीटा है ना, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और ये कैसे होगा ये आप समझो। देखो, ये मैं यदि सेंटर से टेंजेंट पे डालता हूँ, यदि मैं सेंटर से इधर की ओर खींचता हूँ, तो ये कितना होता है? ये एक रेडियस है। ये क्या है भाई साहब? रेडियस है। तो टेंजेंट से रेडियस पे एंगल कितना बनाता है? 90। कितना बनाता है? 90। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ये कंप्लीट। और ये एंगल कितना है? ये है थीटा, ये है थीटा, और ये कंप्लीट है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और इसको भी आप मिला दो, इसको भी आप मिला दो, ठीक। अब ये दोनों क्या है? ये सेंटर हो गया ओ, और ये क्या है? रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये दोनों बराबर है। अब ये 90 और ये थीटा, तो ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा बता दो? चलो, ये 90 माइनस थीटा,
अभी हमने पढ़ा था क्या कि ये एक इक्विलेटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये ओ ए और ओ बी बराबर है, तो मतलब बराबर साइड के बराबर एंगल भी बराबर होते हैं। तो इस साइड के सामने ये है तो इस साइड के सामने ये होगा, तो ये भी कितना होगा भाई साहब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा ओ पे कितना होगा, क्योंकि ओ ए बी क्या है, एक ट्रायंगल है ओ ए बी, और इसका एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो 180 होने के लिए इसका मतलब कि जब आप इसका सम करोगे तीनों का तो ये आपको 2 थीटा निकल के आएगा, ये आपको 2 थीटा निकल के आएगा। और क्यों आएगा 2 थीटा, क्योंकि 90 से 90 ये जो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 90 और 90 के कितना हो जाएगा 180, ठीक है, और 180 टोटल सम आना चाहिए। तो जब अभी इसको सम करोगे ना, देखना ये आएगा 2 थीटा, ये आएगा 2 थीटा। अब आप सोचो ये आर्क को समझो, ए बी जो आर्क है, ए और बी जो आर्क है, ए बी जो आर्क है, ये इस आर्क पे ये एंगल बन रहा है, इस आर्क पे ये एंगल बन रहा है। सेम सिचुएशन मैंने अभी बताया था, इस आर्क पे ये एंगल बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है। तो इसके और इसके सेंटर पे ये बन रहा है, सेंटर पे 2 थीटा बन रहा है, तो ये थीटा नहीं होगा। अरे होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यदि सेंटर पे 2 थीटा बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पे कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो हमने इसको प्रूव कर दिया क्या कि अल्टरनेट एंगल थ्योरम में, अल्टरनेट का मतलब कि यदि मैं, ये ध्यान रखना कि कौन सा एंगल लेना है, यदि, और ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ये अल्टरनेट एंगल थ्योरम हर उस जगह लगेगा, हर उस जगह लगेगा, ध्यान रखना, हर उस जगह लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हर उस जगह लगेगा जहां पे आपको टेंजेंट एंड आपको कॉर्ड दे रखा है, ठीक है, टेंजेंट और कॉर्ड दे रखा है, हर उस जगह लगेगा अल्टरनेट एंगल थ्योरम जहां पे एक आपको टेंजेंट दे रखा है और एक कॉर्ड ये टेंजेंट दे रखा है और एक कॉर्ड दे रखा है। और अल्टरनेट एंगल कैसे डिसाइड करेंगे, तो सेगमेंट से डिसाइड कर लो कि भैया ये आप जब भी कॉर्ड खींचते हो तो 2 सेगमेंट डिवाइड होता है, एक ये एंगल जो है ये थीटा, ये माइनर सेगमेंट की तरफ बन रहा है। तो हमारा जो अब अल्टरनेट है वो अल्टरनेट हमारा कौन होगा, ऐसे समझो, इसके साथ वाला एंगल कौन होगा, ये होगा, इसके साथ वाला एंगल कौन होगा, इसके होगा, और इसके सामने अल्टरनेट वाला, ठीक है, इसके अल्टरनेट वाला ये बराबर होगा। समझ में आया? तो कैसे होगा ये भी हमने देख लिया। अब बात ये है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि इस ये हमने ये हमारा मेजर आर्क, ये हमने ये आर्क लिया, ठीक है, ये हमने आर्क लिया, और यदि आपसे पूछा जाए कि ये आपका अल्फा है तो क्या ये अल्फा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस बार हमने कौन सा आर्क लिया, आपने ये इस बार आर्क आपने मेजर वाला ले लिया, इस बार आपने मेजर वाला आर्क ले लिया, ठीक है। इस पिछले बार हमने माइनर लिया था, इस बार मेजर ले लिया, तो कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हमने आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए सर्कल का। अब हम चलते हैं टेंजेंट की तरफ। किसके तरफ, टेंजेंट की तरफ, ठीक है। टेंजेंट अल्टरनेट एंगल थ्योरम भी देख लिया हमने, और भी जो कॉर्ड क्या होता है, सारे ही कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं टेंजेंट की तरफ। ओके, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट भी हमने पढ़ लिया। अब टेंजेंट में हमें थ्योरम पढ़ना है कि क्या एक जो सर्कल है, एक सर्कल जो है, एक सर्कल हम खींचते हैं, तो इस सर्कल में हमें कितने टेंजेंट पॉसिबल है, एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है बताइए। तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट पॉसिबल होंगे, एक पॉइंट पे टेंजेंट एक ही पॉसिबल होंगे, एक ही वो टेंजेंट है जो क्या करेगा, इसको एक पॉइंट पे टच करते हुए जाएगा, इस पॉइंट पे इसके अलावा और कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। और वो क्यों, क्योंकि जब आप एक सोचो कि मैं एक सर्कल लिया, मैंने एक सर्कल मैं अब लेता हूँ यहाँ पे, तो यदि मैं ये पॉइंट लिया, चलिए ये पॉइंट हमने ले लिया और इससे टच करते हुए हमने कोई वायर मतलब ये कोई हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया। अब मैं यदि इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा भी इधर करूँगा या थोड़ा सा भी इधर करूँगा, तो आप जानते हो कि ये क्या हो जाएगा, ये 2 पॉइंट पर टच होने लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे बनने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे बनने लग जाएगा, मतलब ये इस पॉइंट से होते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा। जब मैं इस लाइन को इस तरफ करूंगा तो ये इस तरह से कट होने लग जाएगा, इस तरह से कट होने लग जाएगा। तो डेट मीन्स यहाँ से ये पॉसिबल हो गया, मतलब बात साफ हो गया कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है,
मतलब एक सर्कल में एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये भी आपको नोट रखना है, मतलब याद रखना है कि ये एक ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है कि एक सर्कल के किसी एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो ओनली एंड ओनली वन, ठीक है। अब एक और बात है कि जो हम स्टार्टिंग में आपको जब बता रहे थे ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भैया जब हम आपको सीकेंड के बारे में बता रहे थे, सीकेंड क्या होता है, जो इसको प्रतिच्छेद करता है, मतलब एक लाइन ऐसा जो इसको दो बिंदु पे काटते चला जाए, ठीक। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि कोई सीकेंड है, जैसे मैंने ये सीकेंड लिया, ये सीकेंड लिया, ठीक है, इस सीकेंड का नाम मैंने एक्स और वाई दे दिया। अब इस सीकेंड के पैरेलल में कितने टेंजेंट पॉसिबल है, ये बताओ। इस सीकेंड के कितने टेंजेंट पॉसिबल है, मतलब इसके पैरेलल में कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो सिर्फ और सिर्फ दो होगा या नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, दो होगा। कैसे, एक तो इसके जब मैं इस सीकेंड को इसके पैरेलल सीकेंड बनाते जाऊं तो यहाँ पे एक मिलेगा इसके पैरेलल, जो इसके पैरेलल जाएगा, ठीक है। और जब इसके पैरेलल एक सेकंड बनाते जाऊँ, सेकंड, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा, तो ये जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा एक, तो ये क्या होगा, ये एक सेकंड बनाएगा, यहाँ से ये एक सेकंड बनाएगा। तो दैट मीन्स एक सर्कल में एक सेकंड के दो पैरेलल क्या है, टेंजेंट पॉसिबल है। ये दोनों टेंजेंट है, ये और ए मान लेते हैं, और ये बी मान लेते हैं, और ये सी और ये डी। तो एक सर्कल में एक सेकंड के दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है। ये अभी आपको ध्यान रखना है कि एक सर्कल में सेकंड के पैरेलल, ये पैरेलल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पैरेलल दो, ऐसे लिख लो, दो टेंजेंट पॉसिबल है, ठीक है। इन अ सर्कल देयर इज ओनली टू टेंजेंट पॉसिबल इन अ 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के दो टेंजेंट ही पॉसिबल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं, क्या देखेंगे। अब हम आते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने पॉसिबल हैं। तो भैया नंबर ऑफ टेंजेंट मतलब पॉसिबिलिटी क्या है नंबर ऑफ टेंजेंट का, तो बताइए आप। मैं यदि मैं एक सर्कल फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि मैं एक पॉइंट इस सर्कल के अंदर लूँ पॉइंट, तो क्या कोई टेंजेंट पॉसिबल है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट से भी होकर गुजरे और इस सर्कल पे भी कॉमन हो, तो नहीं। यदि आपका पॉइंट क्या हो, सर्कल के अंदर हो, इनसाइड सर्कल point inside this circle there is no tangent possible, ठीक है। मतलब यदि पॉइंट सर्कल के अंदर है, देयर इज नो टेंजेंट पॉसिबल, ओके। अब आपको यदि मैं बोलूं कि यदि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, तो आप बोलोगे कि अभी हमने पढ़ा था क्या कि किसी भी सरकमफ्रेंस पे किसी भी पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, और वो क्यों, क्योंकि हमने देखा था, अभी पढ़ा, ये टच करेगा इसको, इसे टच करते हुए लाइन एक ही इस पॉइंट से, मतलब यदि इफ पॉइंट ऑन अ circumference so there is only one tangent possible, there is only one tangent possible, okay। so ये दो केस हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि यदि पॉइंट आपके सर्कल के बाहर है, समथिंग लाइक दिस, तो इसके कितने टेंजेंट पॉसिबल है, तो इससे सिर्फ दो टेंजेंट पॉसिबल है, इधर और एक इधर, ठीक है, एक इधर और एक इधर। मतलब इफ पॉइंट हम लिखेंगे, इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल then there is two tangent possible, there is two tangent possible, ओके। तो ये पॉसिबिलिटी हो गया क्या, नंबर ऑफ टेंजेंट का। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक सेकंड में देख लूं, वीडियो रुक तो नहीं गया, ओके वीडियो चल रहा है।
चलिए, अब हमें क्या देखना है बच्चों, अब हमें देखना है कि एक सर्कल के अंदर, एक सर्कल है हमारा, अब हम इसमें एक पॉइंट लिए, देखो फर्स्ट वाले केस में तो टेंजेंट पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, सेकंड वाले केस में सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है, तो वहाँ पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमें जो हमारा जो थ्योरम बनेगा वो इस पे बनेगा कि यदि पॉइंट यदि अपने सर्कल के बाहर है तो ये प्रूफ हमें करना है ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पे दो टेंजेंट आपका हो गया ओ ए बी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इस पॉइंट से दो टेंजेंट होते हैं उसका लेंथ हमेशा बराबर होता है, डेट मीन्स ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, ओ ए इक्वल टू हमें ओ बी प्रूव करना है। चलिए प्रूव कर देते हैं। इसमें क्या है, तो ये सेंटर है भाई साहब, ठीक है, सेंटर से जब आप इसको मिलाते हैं, जब इसको सेंटर से आप मिलाते हैं तो ये एंगल कितना बनाता है, रेडियस है और ये टेंजेंट है, अभी बताया था रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। इसी तरह से आपका ये सॉरी ये इधर से पास कराओ, इसको थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। तो डेट मीन्स ये आपका यहाँ से पास होगा, ये 90 बनाएगा, ये भी 90 बनाएगा इधर, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने ओ ले लिया, सेंटर हो गया हमारा। तो ये जो 90 ये बना रहा है वो क्यों बनाएगा, क्योंकि ये रेडियस के साथ टेंजेंट है तो वो एंगल 90 डिग्री होगा। अब आप एक चीज़ यहाँ से तो नोट कर लो, क्या नोट क्या कर रहे हो, क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है बताओ, अरे याद आ रहा है क्या, एंगल 90 प्लस 90 व्हाट इज दिस 180, डेट मीन्स इस एक क्वाड्रिलेटरल मतलब ओ ए, ये ओ भी ले लिया, ये पी ले लेते हैं, ये पी ले लेते हैं, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, ये पी ए इक्वल टू, तो इसमें हम बात कर रहे हैं ओ ए पी बी, ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में जो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसमें ये आमने सामने की जो ये इन फ्रंट वाला जो एंगल है इनका सम कितना हो रहा है 180 डिग्री, मतलब ये 90 ये 90, इसके सामने कौन है ये है, इसके सामने कौन है ये है, तो जब ये 180 डिग्री बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है, मतलब एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी इक्वल टू व्हाट इज दिस 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब कि जरूर इन दोनों का भी सम कितना रहा होगा 180, तभी तो ये टोटल 360 होगा, टोटल 360 होने के लिए इनको भी, इसका भी सम कितना होना चाहिए 180, मतलब एंगल एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। और जब 180 डिग्री दोनों का मतलब अपोजिट एंगल के सम 180 डिग्री आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज ओ ए पी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक, ये हमेशा क्या होगा साइक्लिक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसको याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आएगा क्या आता ही है ऑब्जेक्टिव में कि भैया आपको बोलेगा कि किसी सर्कल के अंदर जो दो टेंजेंट से जो ये इसके रेडियस मिलाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा कैसा हमेशा क्वाड्रिलेटरल होता है, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमारा मकसद क्या था, हमारा तो प्रूव करना मकसद था, चलो प्रूव कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से हम इसको मिला दिए। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं भाई साहब, हम देख क्या रहे हैं कि हमें दो ट्रायंगल मिल रहा है ये, तो यदि मैं इनको प्रूव कर दूं कि ये सर्वांगसम है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो बिल्कुल आपको दिख रहा है ना कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये कितना है, ये रेडियस है, ये भी बराबर, ये भी एक रेडियस है, ये भी बराबर, तो इस सर्कल में ये साइड बराबर हो गया, ओ पी कॉमन हो गया, मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी एंड ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हो गया, और एक 90 डिग्री, ये 90, ठीक है, 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों में, तो मतलब साइड से क्या हो गया, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो जाएगा। तो ये 90 और ये यदि मैं मान लेता हूँ थीटा, ये यदि मैं थीटा मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझ में आया।
अब बताओ, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? ये होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये भी क्या होगा? ये भी थीटा होगा। समझ में आया? तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बताओ, इस साइड के, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? इसका सामने वाला AP होगा, और इस 90 माइनस थीटा के सामने कौन होगा? ये BP होगा। और ये दोनों बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सर्वांग हो गया। तो PA और PP क्या होगा? बराबर होगा। PA PB क्या हो गया? बराबर हो गया। अब PA PB बराबर तो हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ से एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात यह है, क्या भैया, कि आप देख रहे हैं क्या क्या दिख रहा है? बताओ, ये दिख रहा है कि ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, तो ये दोनों मिलकर हमें यहाँ से क्या बता दिया कि भैया ये थीटा और ये थीटा, इसका मतलब ये है कि एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? ये जो OP जो है, ये जो OP है, ये क्या करता है? एंगल बाइसेक्टर है। OP इज अ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ये आप ध्यान रखिएगा कि OP जो होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, OP क्या होगा? साइक्लिक एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ये साइड। समझ में आया? क्योंकि ये थीटा थीटा में इसको ब्रेक कर दिया। तो कल हो गया, यदि क्वेश्चन आपसे ये आ जाए कि आपको ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में दे दिया है कि ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए। और ये साइक्लिक कैसे बनेगा? तो साइक्लिक ऐसे बनेगा, इसका ये साइक्लिक ऐसे पास होते जाएगा, ऐसे एक सर्कल बनेगा, यहाँ से पास होते जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, तो आई थिंक हमने टेंजेंट प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया। अब आपका क्या बचा? अब आपको इस पे कुछ क्वेश्चन होगा जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। ठीक है, बाकी जो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। समझ में आया? सो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। ठीक है।